फटाफट खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सुपरफास्ट 100 में मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। शुरुआत पहली खबर के साथ। बच्चियों से यौन शोषण के मामले में विरोध कर रहे पेरेंट्स और दिल्ली पुलिस के बीच जमकर हाथापाई हुई। दिल्ली के रोहिणी में ईस्ट मेट्रो स्टेशन के बाहर पेरेंट्स प्रदर्शन कर रहे थे, तभी ये झड़प हुई। बीच सड़क पर पुलिस और पब्लिक के बीच जमकर हंगामा होता रहा। विरोध कर रहे लोगों का गुस्सा पुलिसकर्मियों पर भी फूटा। इस हंगामे की वजह से सड़क पर लंबा जाम लग गया। आपको बता दें कि दिल्ली के रोहिणी इलाके में सेक्टर 9 के एक प्ले स्कूल में 2.5 साल की बच्ची के यौन शोषण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में स्कूल के एक गार्ड को गिरफ्तार किया है। स्कूल में हुई इस घटना के बाद गुस्साए पेरेंट्स ने कल स्कूल पहुंचकर हंगामा किया। ये लोग पूरे मामले की गहन जांच की मांग कर रहे हैं। हंगामे को देखते हुए स्कूल पर पुलिस तैनात कर दी गई है। तो वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर कलेक्ट्रेट परिसर में पति पत्नी और वो का जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला। कलेक्ट्रेट परिसर में ही प्रेमिका ने अपने प्रेमी की जबरदस्त पिटाई की। चप्पलों की बरसात कर रही है महिला। इसका आरोप है कि इस शख्स ने उसे झांसा देकर अपने साथ रखा, उसके सारे पैसे हड़प कर गया। इसी मसले पर उसने शिकायत की थी, लेकिन आरोपी की पत्नी अपने पति को बेकसूर बता रही है। लखनऊ में ग्राम रोजगार सेवकों ने हुंकार रैली का आयोजन किया। रोजगार सेवकों ने नियमित किए जाने की मांग पर विधानसभा घेराव करने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों ने सीएम के खिलाफ नारेबाजी भी की। एमपी के इंदौर में पुलिस ने एक ऐसे छात्र को गिरफ्तार किया है जिस पर मेडिकल कॉलेज की छात्राओं के मोबाइल नंबर लिखकर अश्लील पोस्टर चिपकाने का आरोप है। आरोप है कि आशुतोष नाम का ये छात्र छात्राओं को बदनाम करने के लिए ऐसा कर रहा था। इसके साथ इसके और भी दोस्त हैं जिनकी तलाश की जा रही है। वहीं सूबे के उच्च शिक्षा मंत्री ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। इंदौर में आई बस के तकरीबन 200 कंडक्टर और क्लीनर ने अपने वेतन की परेशानी को लेकर हड़ताल की और विरोध प्रदर्शन किया। ये लोग वेतन नियमित रूप से न मिलने से नाराज हैं। एमपी के ग्वालियर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सर्विसिंग के दौरान एक कार में आग लग गई। आग लगने की खबर फायर ब्रिगेड को दी गई और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बताया जा रहा है कि कार में सीएनजी के बजाय एलपीजी भरी हुई थी, जिसके रिसाव के चलते कार में आग लग गई। हालांकि आग में किसी के जलने की कोई खबर नहीं है। महाराष्ट्र में नया सियासी समीकरण बनने की स्थिति दिख रही है। शिवसेना और एमएनएस के बीच नजदीकी नजर आ रही है। बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद उद्धव ठाकरे ने एमएनएस सुप्रीमो राज ठाकरे से फोन पर बातचीत की है। दरअसल आध्यात्मिक गुरु भय्यू जी महाराज ने सियासी रंजिश भुलाकर दोनों ठाकरे भाइयों को एक साथ आने की अपील की थी, जिसके बाद उद्धव ने राज को फोन किया। माना जा रहा है कि सियासी हालात को लेकर चर्चा हुई है। दरअसल आध्यात्मिक गुरु भय्यू जी महाराज ने सियासी रंजिश भुलाकर दोनों ठाकरे भाइयों को एक साथ आने की अपील की थी, जिसके बाद उद्धव ने राज को फोन किया। माना जा रहा है कि सियासी हालात को लेकर चर्चा हुई। हालांकि आधिकारिक तौर पर कहा जा रहा है कि शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने बीमार चल रहे राज ठाकरे का हालचाल जानने के लिए फोन किया था, लेकिन इस फोन की टाइमिंग को लेकर सवाल उठने लगे हैं। एमएनएस किसी गठबंधन में नहीं है तो बीजेपी से शिवसेना की दोस्ती खत्म हो चुकी है। कांग्रेस एनसीपी का गठबंधन भी टूट गया है। ऐसे में ठाकरे बंधु साथ आते हैं तो शिवसेना एमएनएस दोनों को फायदा हो सकता है। बेटे उद्धव ठाकरे को ज्यादा तवज्जो दिए जाने से खफा होकर बाल ठाकरे के समय में ही उनके भतीजे राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन कर लिया था। तब से दोनों भाइयों को एक साथ लाने की कई कोशिशें हो रही हैं। बीजेपी ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष एकनाथ खड़से ने बीजेपी विधायकों के साथ राज्यपाल से मुलाकात की और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। एकनाथ खड़से ने कहा कि एनसीपी ने समर्थन वापस ले लिया है, इसलिए सरकार अड़पत में आ गई है। उन्होंने राज्यपाल से मांग की कि चौहान सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। उधर आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने भी राज्यपाल से मुलाकात की और मौजूदा हालात की जानकारी दी। हालांकि चौहान ने अभी इस्तीफा नहीं दिया है। कल ही एनसीपी ने कांग्रेस से गठबंधन तोड़कर समर्थन वापस ले लिया था, जिससे चौहान सरकार अल्पमत में आ गई थी। अजीत पवार और एनसीपी कोटे के सभी मंत्रियों ने इस्तीफा भी दे दिया है। एनसीपी के समर्थन वापस लेने के बाद कांग्रेस अब नए दोस्तों की तलाश में है। कांग्रेस को समाजवादी पार्टी का भी साथ मिल गया है। दोनों पार्टियों में सीटों को लेकर अब बातचीत का दौर चल रहा है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने कहा कि सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए कांग्रेस से गठबंधन को पार्टी तैयार है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी 8 से 10 सीटें चाहती है। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रभारी राजीव प्रताप रूडी ने कहा है कि सभी सहयोगी दलों का ख्याल रखा जाएगा और वाजिब सीटें दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि जिन पार्टियों ने लोकसभा चुनाव में साथ दिया उनके साथ पार्टी नाइंसाफी नहीं करेगी। शिवसेना बीजेपी गठबंधन टूटने के बाद आरपीआई ने सौदेबाजी शुरू कर दी है। आरपीआई अध्यक्ष रामदास अठावले ने साफ कह दिया कि जो पार्टी ज्यादा सीटें ऑफर करेगी उसके साथ आरपीआई जाएगी।
शिवसेना और बीजेपी में किसे समर्थन दिया जाए, इसका फैसला रामदास आठवले शनिवार को करेंगे। गठबंधन को लेकर आज आरपीआई की अहम बैठक भी हुई और पार्टी बीजेपी शिवसेना के लगातार संपर्क में भी है। सूत्रों से खबर है कि आरपीआई ने बीजेपी के साथ रहने पर यानी कि गठबंधन में रहने के लिए शर्त रख दी है। बताया जा रहा है कि आरपीआई प्रमुख रामदास अठावले ने मोदी सरकार में मंत्री पद मांग लिया है। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बीजेपी न तो एनसीपी के साथ गठबंधन करने वाली है और न ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने बूते महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी। शिवसेना से समर्थन वापसी के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पहली बार शनिवार को मुंबई जाने वाले हैं। वो चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेंगे और नेताओं के साथ बैठक भी करने वाले हैं। दशहरे के बाद से पीएम नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार कर सकते हैं। बीजेपी के महाराष्ट्र प्रभारी राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि पार्टी ने मोदी के अधिक से अधिक रैलियों की योजना बनाई है। गठबंधन तोड़ने पर शिवसेना के मुखपत्र सामना में बीजेपी पर निशाना साधा गया। लिखा गया कि महाराष्ट्र के जीवन से अमावस्या खत्म होकर नवरात्रि के मंगलमय दिन शुरू हो चुके हैं। पितृपक्ष के कौवे उड़ गए हैं और सिर्फ शूरवीर बच गए हैं। सामना में लिखा गया कि महाराष्ट्र के 11 करोड़ जनता की भावना थी कि शिवसेना बीजेपी का गठबंधन बचा रहे। इस भावना को तहस नहस करने वालों को महाराष्ट्र का दुश्मन ही कहना होगा। ये मराठी शहीदों के बलिदान पर पानी फेरने जैसा है। सामना में यह भी लिखा गया है कि दिल्ली की बीजेपी सरकार मुंबई का महत्व कम करने की साजिश रच रही है। कल तक जो इस तंबू में आरती कर रहे थे वो अब दूसरे तंबू में जाकर नमाज पढ़ रहे हैं। विचार, निष्ठा और शब्दों का कोई मोल नहीं। शिवसेना से गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी प्रत्याशियों ने पर्चा भरना शुरू कर दिया। नागपुर में महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने नामांकन किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरियाणा जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। विनोद शर्मा ने अंबाला सिटी विधानसभा सीट से अपना पर्चा भरा है। इससे पहले हरियाणा जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा नामांकन के लिए अपने हजारों समर्थकों के साथ पहुंचे। कार्यकर्ताओं का जोश देखते हुए विनोद शर्मा ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। वहीं अंबाला में जुलूस के दौरान कार्यकर्ताओं ने विनोद शर्मा जिंदाबाद के नारे लगाए। कई समर्थक हाथों में हरियाणा जनचेतना पार्टी का चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर लेकर नजर भी आए। इससे पहले हरियाणा जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने 19 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। हरियाणा जनहित कांग्रेस के तहत हुए गठबंधन के मुताबिक एचजेसीपी 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हरियाणा की कालका सीट से शक्ति रानी शर्मा को हरियाणा जनचेतना पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। शक्ति रानी शर्मा सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रही हैं। हरियाणा जनचेतना पार्टी ने जो लिस्ट जारी की है उसके मुताबिक नरवाना और से समुंदर सिंह, बरोड़ा से राजकुमार चेयरमैन चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं इसराना से शांति देवी और मेहम सीट से सौरभ फरमाना उम्मीदवार हैं। हरियाणा जनचेतना पार्टी ने बेरी सीट से मौजीराम, यमुनानगर से विनय शर्मा, नंगल चौधरी से राम सिंह यादव और थानेसर विधानसभा सीट से राजेश शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसी तरह से भिवानी से हरियाणा जनचेतना पार्टी ने शिवशंकर भारद्वाज को प्रत्याशी बनाया। सफेदों से डॉक्टर श्याम शर्मा, बहादुरगढ़ से अजीत जांगड़ा और असांध सीट से सुभाष शर्मा उम्मीदवार हैं। हरियाणा जनचेतना पार्टी के टिकट पर फरीदाबाद एनआईटी सीट से डॉक्टर अख्तर सिंह, तिगांव से अनिल नागर, पुन्हाना से मोहम्मद हासन, रादौर से रवि कंपोज और पलवल से अशोक चुग उम्मीदवार बनाए गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरियाणा जनचेतना पार्टी सुप्रीमो विनोद शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की लोकसभा चुनाव में जितनी दुर्गति हुई थी, विधानसभा चुनाव में उससे भी ज्यादा हालत खराब होगी। हरियाणा प्रदेश में ऐसा रोष है कि उन्होंने लोकसभा के चुनाव में उसका प्रगटावा किया है। आपने देखा है कि कैसे नतीजे आए हैं और उससे भी बुरे नतीजे कांग्रेस के लिए विधानसभा चुनाव में आए हैं। वहीं हरियाणा जनचेतना पार्टी सुप्रीमो विनोद शर्मा ने यह भी कहा कि चुनाव के नतीजे चाहे जो भी हो, लेकिन वो भविष्य में कभी भी कांग्रेस से संबंध नहीं रखेंगे। हरियाणा जनहित कांग्रेस की बाकी 7 उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया है। डबवाली से निर्मल बिश्नोई, रोहतक से सुशील सैनी और एलानाबाद से कुलदीप उम्मीदवार बनाए गए हैं। गुरुवार को 68 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई थी। हरियाणा जनहित कांग्रेस ने तोशाम से वेदपाल तंवर, समालखा से अनिल कौशिक, कालांवाली से महिला सिंह और बड़खल विधानसभा सीट से रजनी गेरा को अपना उम्मीदवार बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समय के मुताबिक आज अमेरिका पहुंचेंगे। मोदी अमेरिका के लिए भारतीय समय के हिसाब से शाम को करीब 4 बजे रवाना हुए थे। न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर मोदी पहुंचेंगे और उसके बाद न्यूयॉर्क पैलेस होटल जाएंगे। न्यूयॉर्क पैलेस होटल का जायजा लिया इंडिया न्यूज की एग्जीक्यूटिव एडिटर शीतल राजपूत ने।
इस वक्त मैं खड़ी हूँ न्यूयॉर्क के मैडिसन एवेन्यू में। मेरे पीछे आप साइन बोर्ड पे लिखा हुआ देख सकते हैं मैडिसन एवेन्यू, और ये वही इलाका है जहां पर न्यूयॉर्क पैलेस होटल स्थित है। पीछे आप न्यूयॉर्क पैलेस होटल देख सकते हैं। ये वही इलाका है जहां आपसे थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका पहुंचेंगे, आज वो अमेरिका पहुंच रहे हैं, आपसे थोड़ी देर बाद जब वो अमेरिका पहुंचेंगे तो न्यूयॉर्क में उनका सबसे पहला ठिकाना, सबसे पहले उनका काफिला जहां आएगा वो ये न्यूयॉर्क पैलेस होटल है। न्यूयॉर्क पैलेस होटल के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। होटल के बाहर भारी संख्या में सुरक्षा बल मौजूद है। पिछले कई रोज से सुरक्षा व्यवस्था बहुत गहन है, बहुत ज्यादा है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री के आने से ठीक पहले यहां पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। पीएम मोदी के पहुंचने से पहले ही विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इसी होटल में पहुंचकर ठहरी हुई हैं। मोदी के साथ पूरा जो डेलीगेशन गया है वो भी न्यूयॉर्क के इसी होटल में रुकेगा। 27 सितंबर को मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देंगे। 28 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी का खास कार्यक्रम है। वो मैडिसन स्क्वायर में अमेरिकी मूल के भारतीयों को संबोधित करेंगे। यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर के अधिवेशन में भाग लेने के लिए मोदी न्यूयॉर्क पहुंच रहे हैं। यहां का जायजा लिया इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया ने। दुनिया की सबसे बड़ी महापंचायत यानी यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में आजकल देर रात तक गतिविधियां तेज है, क्योंकि यहां पर यूनाइटेड नेशंस का महाधिवेशन चल रहा है। इसी में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूयॉर्क पहुंच रहे हैं। 29 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी वाशिंगटन डीसी में होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति से खास वो मेहमान होंगे। मुलाकात में दोनों देशों के संबंध में बेहतर दिशा और व्यापारिक मसलों पर बात होगी। पाकिस्तान ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन में कश्मीर का मामला उठाएंगे। इससे पहले भी संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान कश्मीर का राग अलापता रहा है। पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज ने न्यूयॉर्क में कहा कि वो भारत से बातचीत के लिए तैयार हैं अगर भारत आगे आए। अजीज ने कहा कि बातचीत बंद करने का ऐसा कोई कारण नहीं था। हुर्रियत नेताओं से बातचीत 20 सालों से हो रही है। उधर न्यूयॉर्क में भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अजीज की बात को सिरे से नकार दिया है। सुषमा ने पाकिस्तान से किसी भी तरह की बातचीत से इनकार करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने भारत की कोशिशों पर पानी फेरा। वहीं न्यूयॉर्क पहुंची विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की और बताया कि भारतीय सीमा में घुसे चीनी सैनिक आज से लद्दाख छोड़ना शुरू कर देंगे और 30 सितंबर तक सारे चीनी सैनिक वापस चले जाएंगे। इससे पहले सीमा पर लगातार चल रहे गतिरोध के बीच भारत और चीन ने लद्दाख के चुशुल में फ्लैग मीटिंग की थी। सूत्रों की माने तो बैठक में भारत ने लद्दाख के चुमार में 10 सितंबर से पहले वाली स्थिति कायम करने की मांग उठाई। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने एक बार फिर एक विवादित बयान दिया है। नटवर सिंह ने कहा कि मनमोहन सरकार में मंत्री बनाने के उन पर अमेरिका से दबाव होता था। नटवर सिंह ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर अमेरिका से दबाव था कि वो प्रणब मुखर्जी के बजाय मोंटेक सिंह आलूवालिया को विदेश मंत्री बनाएं। और आपको याद होगा कि 2009 में जब ये फैसला किया कि प्रणब मुखर्जी फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे तो अमेरिका ने खुलकर कहा कि नहीं, वो चाहते हैं मोंटेक सिंह आलूवालिया को। इतना ही नहीं, नटवर सिंह ने कहा कि अमेरिका नहीं चाहता कि खुद नटवर सिंह भी विदेश मंत्री बने। मुझसे कहा गया कि भाई ये मुश्किल हो रही है हमको बनाने के लिए, बिकॉज ये हमारे अमेरिकन दोस्त हैं, वो खिलाफ है आपके, हमारे दुआ करो, सरकार आप बना रहे हैं कि अमेरिका। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि उनकी जान को खतरा है। पीएम नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी स्वच्छता अभियान में केंद्रीय मंत्री अभी से जुट गए हैं। इस अभियान के तहत कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शास्त्री भवन में झाड़ू लगाई। रिटायरमेंट से पहले चीफ जस्टिस आरएम लोढ़ा ने बड़ा बयान दिया है। लोढ़ा ने कहा कि किसी भी चीफ जस्टिस या जज को पद छोड़ने के बाद 2 साल तक कोई संवैधानिक पद नहीं लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में साई विवाद केस में सुनवाई एक बार फिर टल गई है। दरअसल जस्टिस एसए बोबड़े ने साई ट्रस्ट से जुड़ा बताकर खुद को केस से अलग कर लिया है। इससे पहले जस्टिस अनिल दवे ने भी खुद को सुनवाई से अलग कर लिया था। दिल्ली के धौलाकुआं में मेट्रो सबसे ऊंचे ट्रैक पर दौड़ेगी। ये मेट्रो ट्रैक जमीन से करीब 23.6 मीटर ऊंचा है। कल यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के लिए भूमि पूजन करेंगे। भूमि पूजन के साथ ही मेट्रो परियोजना फेज 1 का शुभारंभ भी हो जाएगा। असम में गोलपाड़ा में भी बाढ़ का कहर बरप रहा है। चारों तरफ पानी ही पानी है और लोग परेशान हैं।
बैंक से पैसे निकालने वालों के लिए बेहद जरूरी खबर है। 30 सितंबर से लेकर के 6 अक्टूबर तक एक हफ्ते तक बैंकों का कामकाज बंद रहेगा, इसलिए 29 सितंबर तक बैंकों से पैसे निकालने का कामकाज लोग निपटा लें। दरअसल 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को बैंकों में क्लोजिंग डे होने के चलते सिर्फ इंटरनल काम होगा। अधिकतर बैंकों में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और 3 को दशहरे की छुट्टी है। 4 अक्टूबर को शनिवार है, यानी आधे दिन का ही काम होगा। वहीं 5 अक्टूबर को रविवार है और 6 अक्टूबर को बैंकों में बकरीद की छुट्टी दी गई है। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में 2 ऐसे ठग आ गए हैं जो सीबीआई और इनकम टैक्स अफसर बनकर लोगों को ठगते थे। दिल्ली के नंद नगरी इलाके में एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल की कार से कुचलकर दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में 2 ऐसे ठग आ गए हैं जो सीबीआई और इनकम टैक्स अफसर बनकर लोगों को ठगते थे। दिल्ली के नंद नगरी इलाके में एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल की कार से कुचलकर एक मासूम की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को केस दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई से सटे विरार में मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर बंद पेटी में एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। यूपी के शाहजहांपुर में एसिड अटैक का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। पत्नी और बच्चों पर तेजाब डालने के बाद आरोपी फरार है। यूपी के शामली में 4 दिनों से गायब 2 भाइयों का शव जमीन में दबा हुआ पाया गया। शामली के गांव मुंडेट में शकील के 2 बेटे 10 साल का शाहरुख और 8 साल का साजिद मंगलवार से गायब थे। यूपी के प्रतापगढ़ में बेखौफ बदमाशों ने अंतु थाना में तैनात सिपाही के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। गोलीकांड की वारदात को अंजाम देकर बाइक सवार बदमाश फरार हो गए। यूपी के फतेहपुर के कल्याणपुर इलाके में एक सिरफिरे पति ने अपनी पत्नी का गला काटकर फरार हो गया। मथुरा के आनंदपुरी इलाके में एक प्रेमी युगल ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। उत्तराखंड के काशीपुर में एक शख्स ने प्रेम प्रसंग के चलते खुदकुशी कर ली। युवक ने आम के पेड़ से लटककर फांसी लगा ली। मेरठ में देर रात हथियारबंद बदमाशों ने एक सर्राफा व्यवसायी के घर में घुसकर लूटपाट की।